वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों आज पुनः जो है इस वीडियो में नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कल हमने बताया था कि नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो कल हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को पूरा डिस्कस किया था और उसमें हमने बताया था कि साधारण नंबर को कैसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही इजी से उसमें हमने समझाया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उस नंबर को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया गया हो। इस नंबर को डेसिमल का मतलब होता है 10। डेसिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे 0 से लेके 9 तक इस प्रकार के अंक का बेस 10 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 अगर इसका बेस 10 है तो हम पहचान लेंगे कि ये डेसिमल नंबर है। यह क्या है? डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर के कितने प्रकार होते हैं। तो डेसिमल नंबर के प्रकार में हम देखेंगे तो सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए सभी लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं कि काउंटिंग के संख्या को ही प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहा जाता है। अर्थात कि वह संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है उसे हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन हमें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इनसे सवाल ये पूछे जाते हैं कि n लगातार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये सवाल पूछा जाता है हमसे कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र होता है क्या? n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा सवाल इससे ये पूछा जाता है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दूसरा ये सवाल किया जाता है। तो वर्गों का योग क्या होता है? तो वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एक सवाल इससे और आता है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग क्या होता है? तो घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां पर आप देखें तो प्राकृतिक संख्या से ये 3 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसका सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। चलिए इससे एक एक प्रश्न करके देखते हैं। अगर हम पहला प्रश्न लेते हैं, तो लिखते हैं 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो योग
बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ आप रखें n की जगह 25 और यहाँ 25 आप प्लस 1/2, 25 इंटू 26/2, इसको ये कट जाएगा तो 25 इंटू 5 6, तो 325 आ गया। यहाँ 13 से 25 में गुना करेंगे तो 3 से क्या आने वाला है, 25 आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आ गया, 325। ये पहला फॉर्मूला पर प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए चौबीस लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों यहां लगा दिया जाए, वर्गों का योग, तो वह योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ रख दीजिए 24, यहाँ 24 आए 25, फिर से यहाँ पर रखेंगे 24, तो 24 दूना 48 और 1 49, यहाँ पे 49 आ जाएगा और बाई में 6, और इसको काट दीजिए 4 बार में, 25 चौके 100 और ये 49, और इसको गुना करेंगे तो 4900 आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल यहाँ रखेंगे 24, 24 है 1 25, 24 गुना 48 है 1 49, इसको आप काट दीजिए 4 बार में, 25 चौके 100 और 100 से गुना कर दीजिए 4900, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं, इसके घनों का योग। अगर आपसे पूछा जाए 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 25 रखेंगे, 25 1 26 हो जाएगा बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको आप काट दीजिए तो ये 25 गुने 13 का होल स्क्वायर आएगा, और इसको आप गुना करिएगा तो 325 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर 325 गुने 325 आप कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसे आंसर कर दीजिएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये प्रश्न आप कर लेंगे। अगला नंबर आता है पूर्ण संख्याएं का, पूर्ण संख्याएं का, जिसको होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स। देखिए पूर्ण संख्या, जीरो से लिखी जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये दूसरा नंबर होता है, तो जीरो से लिखी जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लें तो उसे ही हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तीसरा नंबर होता है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स। तो काफी कंफ्यूजन होता है पूर्ण संख्याएं में और पूर्णांक संख्याएं में, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पूर्ण संख्याओं की खासियत है कि ये जीरो से प्लस के तरफ ही चलती है, प्लस के तरफ ही चलती है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं की खासियत ये है कि ये जीरो से माइनस और प्लस दोनों की तरफ चलती है। तो जब आपको नंबर माइनस प्लस दोनों में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहा है, पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको नंबर जीरो से प्लस की संख्या में मिले तो ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर पूरा का पूरा एक कंक्लूजन आप निकालते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जीरो, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो यहाँ देखेंगे तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है, यहाँ भी देखेंगे तो पूर्णांक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है।
यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक संख्या भी होती है। साथ ही अगर आप पूर्ण संख्या को देखेंगे तो ये पूर्णांक संख्या के अंदर है। इसका मतलब सारी पूर्णांक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये दोनों नंबरों से ये कंक्लूजन निकल गया है कि सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक और पूर्ण दोनों ही होती है। चलिए अगले नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगला नंबर होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इसको इवन नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। आप देखिए, जिस भी संख्या में 2 से भाग लग जाता है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, उसे हम सम संख्याएं कहेंगे। जिस भी संख्या में, एग्जाम्पल दैट 2, 4, 6 या कोई भी बड़ा नंबर हो और उसके अंत में जो है 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्याएं जो है सम संख्याएं हो जाती है। क्योंकि जब भी किसी भी नंबर के अंत में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ये अंक आते हैं तो वह 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लगातार, पहला प्रश्न पूछा जाता है लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। तो देखिए, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, जहां पर n का मान होता है टोटल नंबर, टोटल नंबर जो अगर x है बाई 2, ये लास्ट नंबर होता है, ये लास्ट नंबर बाई 2। एग्जाम्पल के लिए अगर एक हम प्रश्न लेते हैं, या अगर आप इसको नहीं निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक और सूत्र बना सकते हैं कि n इंटू n प्लस 2 बाई 4, ये सूत्र डायरेक्ट लग जाएगा। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट प्लस 20, मतलब कि 20 तक की सम संख्याओं का योग अगर हमको फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला पर रख देंगे। यहाँ रखेंगे योग बराबर 20 इंटू 20 प्लस 2 बाई में 4, तो इसको जोड़ लें तो ये 20 इंटू 22 बाई 4 और ये कितना बार में जाएगा, 5 बार, तो कितना आ गया 110। एक तरीका इसका और है, ये वाला तरीका, ये तो ये फाइनली कंक्लूजन निकाल करके हमने ये फार्मूला बनाया है। एक तरीका और है, जैसे इस वाले फार्मूले पे अगर देखें, ये n के जगह लास्ट नंबर बाई 2 रखना है, तो n के जगह लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है, तो 20, तो यहाँ रखेंगे 20 बाई 2 तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ रखिए 10, फिर यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 1, तो ये 10 जोड़ दीजिए तो गुना में आ जाएगा 11 और गुना करिएगा तो 110, फिर से वही मान आया। तो या तो आप लास्ट नंबर में 2 से भाग करके यहाँ पर रख दें, या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद कर लें, तो भी ऐसा प्रश्न बन जाएगा, बिल्कुल सेकेंडों में ऐसा प्रश्न बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अब आएगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। देखिए, वह नंबर जो 2 से नहीं कटता है, अर्थात वह केवल विषम संख्या से ही विभाजित होता है, उसे हम जो है विषम संख्या कहेंगे। तो वह नंबर जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम संख्या होता है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 7 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 1 विषम संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो 1 होती है।
एक विषम संख्या होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है अभाज्य और भाज्य संख्याएं में। तो एक हमेशा विषम संख्या है, ना कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं से ये प्रश्न आता है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। ये प्रश्न आता है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। तो उसका जो है डायरेक्ट जो है इसका भी फॉर्मूला होता है n²। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 ले लें, 3 ले लें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + ... 21 ले लें। तो इसका अगर हमको योग निकालना होगा तो यहाँ पे रखेंगे 21 का होल स्क्वायर, n तक की लास्ट नंबर ये वाला 21, और 21 का हो जाएगा 441। आंसर आ चुका है। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 441। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग जो है निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n²। अगला नंबर आ जाएगा हमारे पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं। ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे अगर हम नंबर लिखते हैं इनमें से हमको अभाज्य संख्या निकालना है। एक तो ना अभाज्य होता है ना भाज्य होता है, एक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 2 जो है केवल 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, अन्य किसी से भी विभाजित नहीं है। इसका मतलब जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद ले लीजिए 3, 5, 7, 9। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 कटता है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17, 19, 23, 29, 31 ... और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको याद रखना है सबसे जो है छोटा जो है अभाज्य संख्या 2 होता है। यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला नंबर आ जाएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो वह नंबर जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से भी विभाजित हो, एक अन्य नंबर से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ एग्जाम्पल ले लें और ... आगे भी जाएं, तो यहाँ देखेंगे एक तो होगा नहीं, ना भाज्य ना अभाज्य, एक विषम होता है। 2 की बात करें तो 2 अभाज्य हो चुका है, 3 भी अभाज्य हो चुका है, लेकिन यहाँ 4 देखें, 4 इसके कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे? 1 से तो कटेगा ही, खुद से भी कट जाएगा 4/4, और एक और नंबर से, दूसरे नंबर से भी कट जाएगा। 4 किससे कटता है? 2 से। इसका मतलब कंक्लूजन निकलता ये है कि 4 जो है सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं हैं। तो ये 4, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्याएं हैं। अब और कंक्लूजन निकालते हैं और इसमें देखते हैं। तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं।
और 1 से लेकर जो है 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और जो है 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो चूंकि बहुत लंबा डाटा होता है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 1 से 25 तक, 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं? 9। बिना गिने हम लोग बता सकते हैं 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं। इसको हमें ध्यान रखना है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पूछ देता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 9। 1 से 50 में 15 और 1 से 100 में 25। अगर आप इसके आगे भी और ध्यान रखना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। जैसे 25 से 100 के बीच में आपसे पूछ दे, 25 से 100 के बीच में, 25 से 50 से 100 के बीच में पूछ दे, या ऐसे पूछ दे 50 से 100 के बीच में कितनी है, तो यहां पर देखें 1 से 100 के बीच में 25 है, लेकिन हमें 50 से 100 के बीच में चाहिए, यानी कि 1 से 50 तक के घटाना पड़ेगा। 1 से 50 तक कितना है? 15 है। तो अगर हम देखें कि 50 से 100 तक के बीच में कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा।